हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी GS3 का एग्जाम कंप्लीट हुआ है जो इस साल का है। दैट इज एक जिसमें इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें थी। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें थी जो GS पेपर 3 में वो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है और उसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। तो लेट्स सी, मैं भी पहली बार भी देखने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर कैसा है। मेरे दोस्त ने भी जस्ट ये PPT बना के मुझे भेजा और आई थिंक मुझे जाना चाहिए था, जल्दी से बनाना चाहिए था वीडियो। आप सबके लिए फर्स्ट इंप्रेशंस कैसा है देखते हैं, कैसा इस बार क्वेश्चन है वो भी देखते हैं अच्छे से, और बताते हैं आप सबको भी कैसा क्वेश्चन था, किस लेवल का क्वेश्चन था, कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे आप लोग। सो लेट्स सी कैसा क्वेश्चन है। और जिन्होंने भी ये क्वेश्चन दिया है इस बार, सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो अभी देने वाले हैं GS पेपर 4। और जिन्होंने दिया है आई होप उनका ये अच्छा गया होगा, और जो GS पेपर 4 देने वाले हैं उनका ऑल द बेस्ट कि वो अच्छे से दे। तो लेट्स सी कैसा ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, keywords manufacturing sector in GDP, especially particularly MSMEs. Okay, comment on present policies of the government in this regard. तो क्या क्या अभी करंट पॉलिसीज है गवर्नमेंट की ताकि जिससे कि MSME सेक्टर को बढ़ावा मिले। ओके, तो काफी सारे पॉलिसी, आई थिंक इस बार इजी क्वेश्चन है, इजिली राइटेबल। MSMEs तो अभी काफी हाईलाइटेड हो चुकी हैं UPSC में, तो यू शुड बी नोइंग इट। काफी सारे हाईलाइट, जैसे एस्पायर स्कीम के बारे में बता सकते थे इसमें, जो स्कीम्स की बात करें तो आप एस्पायर स्कीम के बारे में बता सकते थे, MSME समाधान के बारे में बता सकते थे, क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में बता सकते थे, क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो ये सब चीजों के बारे में बताइए, काफी सारी स्कीम्स हैं, तो कुछ स्कीम्स को आप बता करके इसको अपने आंसर्स को अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते थे। तो आई थिंक इट वाज इजी क्वेश्चन राइटेबल फॉर ए गुड UPSC एस्पिरेंट। A good UPSC aspirant has should have been flown through this question. Second question है, what is the status of digitization in Indian economy? Examine the problems faced in this regard, suggest improvements. तो दूसरा क्वेश्चन डिजिटाइजेशन के बारे में बात किया जा रहा है, जो डिजिटल इंडिया मिशन है हमारा, उसमें उस चीज के बारे में इसमें आप हाईलाइट कर सकते थे। डिजिटाइजेशन किस तरह से हो रहा है, ई गवर्नेंस आ चुका है, प्लस आप देख लो अभी आप हैं इस चीज को, तो UPI पेमेंट्स लेके सब कुछ अब डिजिटल हो चुका है। सेकेंडली प्रॉब्लम्स इसमें मेंशन करने थे, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या डिस्पैरिटी है बिटवीन रूरल एंड अर्बन, इकोनॉमिक सॉरी, और जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन के बारे में आप कुछ लिख सकते थे कि रूरल एरियाज में कैसे अवेयरनेस कम है रिगार्डिंग द डिजिटल थिंग्स। तो ये सारी चीज आप लिख करके कुछ इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते थे, इंप्रूवमेंट ऑन डिजिटल इंडिया मिशन को लिख सकते थे सब करके आप। आई थिंक इट वाज आल्सो इजीली राइटेबल फॉर गुड UPSC aspirant, he would be easily writing it. Secondly, third question is asking about how does e-technology help farmers in production and marketing of agricultural produce? Explain it. तो ई टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है फार्मर्स को प्रोडक्शन में भी और एक्सप्लेन में भी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे ई टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, दैट इज इंटरनेट। तो प्रोडक्शन में किस तरह से किसान टीवी वगैरह हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरह से आप वो सब चीजें मेंशन कर सकते थे, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। और जो टेक्निकल चीजें हैं जो एग्रीकल्चर में यूज हो रही है, GIS, रिमोट सेंसिंग, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते थे इसमें। सेकेंडली, एग मार्क के बारे में आप लिख सकते थे इसमें, किस तरह से ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट डेवलप हो रहा है। तो आई थिंक इट वाज राइटेबल, इजीली आप लिख सकते थे। तो थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो आई फाइंड इजी। देखिए मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ही है, मैं भी सबसे पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ और सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, तो पता चल रहा है मुझे भी कि कौन से आंसर मैं लिख पाता है अच्छे से, और शायद हो सकते कुछ इसमें ऐसे होंगे जो मैं ठीक से नहीं लिख पाऊँ, तो मैं एक एज ए UPSC एस्पिरेंट इसको देख रहा हूँ। तो दिस वाज इजीली राइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो दैट वाज आस्किंग एक्सप्लेन द objectives and measures of land reforms in India. Discuss how land ceiling policy or land holding can be considered as an effective reform under economic criteria. तो जो क्या मेजर्स थे लैंड रिफॉर्म्स के, किस तरह इसमें मेजर्स थे, सीलिंग वगैरह लगाई गई थी, लैंडलेस को लैंड मिले, ऐसे कुछ ये सब सारी चीजें तो मेजर्स वगैरह चीज ली जा रही थी लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, कि डिस्पैरिटी जो लैंड में है वो कम हो। सेकेंडली आप देखो तो लैंड सीलिंग कैसे कंसिडर्ड कुड बी इफेक्टिव।
तो इसमें आप चाहे तो आप मेरिट मेरिट से डिमेरिट दोनों लिख सकते हो, तो किस तरह से ये ठीक से काम नहीं है अभी। बहुत लैंड सीलिंग में क्या क्या कि अपने फैमिली मेंबर के साथ नाम पे लैंड्स वगैरह दे दिए ताकि कहीं और नहीं बांटना पड़े, तो इस तरह से ऑनरशिप कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पास ही रख ली। तो ये सारी चीजें आप डिस्कस करके इसमें जो मेरिट्स थे डिमेरिट्स सबको अच्छे से आप अच्छे से लिख करके जो है फॉरवर्ड कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो फिर भी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडरेट लेवल का रखूंगा, लिटिल बिट ऑफ मॉडरेट लेवल, इसलिए क्योंकि अ, थोड़ा एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट देखो, एज ए टीचर ना देखेगा एस्पिरेंट की तरह से आप देखो तो शायद कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी एस्पिरेंट में, पर इस वाज राइटेबल, ऐसे नहीं बोला राइटेबल नहीं है, पर ये मॉडरेट में रखूंगा इस क्वेश्चन को मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई ये तो करंट अफेयर हर जगह फैला हुआ है, अगर आप ये क्वेश्चन ना लिख पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो फिर क्या होगा। कोई भी आप मेंस आंसर राइटिंग भी कर रहे हो तो कहीं भी टेस्ट सीरीज वगैरह भी लिए हो तो उसमें तो 50 बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन आ चुके होंगे, तो इट वाज आई थिंक नोएबल। आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इजीली आप कर सकते थे। हाउ डज एआई हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में कैसे एआई मदद कर सकता था, ये भी करना लायक था। हाउ डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी टू ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, क्या एआई के यूज से प्राइवेसी में थ्रेट हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो क्या उसको हैक वगैरह कर किया जा सकता है, या फिर कुछ साइबर क्राइम के भी आप इसमें डाल सकते हो, या फिर कुछ प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है उससे, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो फिर भी मैं इसे इजी तो मॉडरेट रखूंगा उन दोनों के बीच में ना, ही ये क्वेश्चन मुझे इजी, बहुत ज्यादा इजी तो नहीं है, इजी तो नहीं है पर मॉडरेट भी उतना नहीं है, उस बीच में कहीं इजी टू मॉडरेट। अगर आपको ये पहला दो पार्ट तो आप आराम से कर, थर्ड पार्ट में राइट थ्रेट टू प्राइवेसी वाला में थोड़ा सा आप इधर उधर हो सकता था, पर इजिली राइटेबल था, मैं इजी टू मॉडरेट रखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर, दैट इज डिस्कस सेवरल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज। दो भाई बायोफ्यूल से क्वेश्चन आ गई, तो सिंपली आप इसमें बायोफ्यूल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, फ्यूल शॉर्टेज को कैसे वो डिस्कस कर रहे हैं, तो बायोफ्यूल्स के बारे में आप इसमें लिख सकते थे, और कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ्यूल प्रोड्यूसिंग में कैसे वो रोल करते हैं वो सब आप लिख सकते थे। तो फिर भी स्टिल थोड़ा मैं मॉडरेट लेवल पे रखूंगा, इजी टू मॉडरेट ये से भी, पर आई थिंक थोड़ा इजी के साइड ये है, इजी था लिख सकते थे बायोफ्यूल्स, तो भी है न्यूज में भी इतना है तो इट्स इजी राइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो वो था डैम फेलियर्स के बारे में। ओके, डैम फेलियर्स आर ऑलवेज catastrophic, especially on downstream side, resulting in a colossal loss on life and property. Okay, analyze the various causes of dam failure, giving two examples of large dam failures. कोई आप एग्जांपल दे सकते थे कोई लार्ज डैम फेलियर्स के जो रिसेंटली हुई हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो कि क्या क्या इश्यूज हैं, तो इश्यूज में आप लिख सकते हो कि कैसे ह्यूमन एरर होता है या सील्डिंग होता है, ये सब चीजें आप लिख सकते थे, या फिर किस तरह से फ्लड्स वगैरह से हो सकते हैं डैम फेलियर्स, तो ये सारी चीज लिखने था, ये सारी चीज लिखने लायक थी। और इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो आप रिसेंटली तो मुझे वैसे कुछ याद नहीं आ रहा, फिर भी मुझे याद है नानक सागर डैम करके हुआ था फेलियर, नानक सागर डैम फेलियर आई थिंक ये 1970s में हुआ था कभी। तो ऐसे एक दो एग्जांपल आप लिख सकते थे, फिर भी एग्जांपल में थोड़ी सी ये थी। और ये बात हुई डैम फेलियर की बात की, तो अब इसमें जैसे मैंने बताया कि आप इसमें सिल्टिंग के बारे में लिख सकते थे, सिल्ट कैसे बढ़ जाती है, फिर फ्लड्स के बारे में लिख सकते थे, फ्लड से हो सकता है ह्यूमन एरर, मैकेनिकल एरर, वो सारी चीजें राइटेबल थी, लिख सकते थे आप। फिर भी थोड़ी सी मैं इजी टू मॉडरेट लेवल पे इस क्वेश्चन को, व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन। ओके, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन मेरीन इकोसिस्टम, ऑयल पोल्यूशन क्या होता है, मेरीन इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होता है। सेकंडली, इन व्हाट वे ऑयल पोल्यूशन पार्टिकुलर हार्मफुल टू कंट्री लाइक इंडिया। तो ये तो मुझे इजी क्वेश्चन ही लग रहा है, इट इज इजीली राइटेबल। ऑयल पोल्यूशन सब जानते हैं किस तरह से ऑयल स्पिल्स होते हैं ओशंस में, उसके बारे में लिख सकते थे। इम्पैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम पे लिख सकते थे, किस तरह से लाइट पेनिट्रेशन मरीन में कम हो जाती है, फिशेस को कितने ज्यादा मरीन जो स्पीसीज उनको कितनी दिक्कत होती है, उनकी डेथ हो जाती है, पॉइजनिंग टाइप से भी काफी ज्यादा केसेस देखे जाते हैं एरियाज जहाँ ऑयल पोल्यूशन हो। सो ये सारी चीजें राइटेबल थी, लिख सकते थे। इंडिया के लिए क्यों इतना हार्मफुल हो सकती है, सारी आप लिख सकते थे कि इंडिया की इकोसिस्टम जो ओशन इकोसिस्टम इंडिया में उसमें कैसे हार्मफुल हो सकती है ये। सो आई थिंक इस वाज राइटेबल, इसमें इजी बोलूंगा, यूपीएससी स्टूडेंट should write these types of question. Next one was winning and hearts of minds in terrorism affected areas is essential step in restoring the trust of population.
डिस्कस द मेजर्स एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट इन दिस रिस्पेक्ट एज अ पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया, और ये तो न्यूज में है जम्मू एंड कश्मीर 2-3 साल से, तो ये एक्सपेक्टेड था ऐसा क्वेश्चंस। और इसमें क्या टेररिज्म अफेक्टेड हम क्या हार्ट विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स पीपल के, तो आप कैसे कर सकते हैं ट्रस्ट पॉपुलेशन का, कैसे जीतोगे आप, उसके बारे में यहाँ पे कुछ चीजें लिख सकते थे। डेवलपमेंट कैसे जनरेट हो, या फिर मैंने इसमें वर्ड लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ये सारी चीजें जो है बहुत सारे आप लिख सकते थे, किस तरह से डेवलपमेंट हो, एडुकेशन हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, हेल्थ केयर डेवलप हो। और जो जैसे कि एक चीज यहाँ पे भी आता है आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, उसके तहत भी आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते थे कैसे आर्म्स फोर्सेस को भी अच्छे से डील करना चाहिए पॉपुलेशन को। तो आई थिंक इजिली राइटेबल, फिर भी मॉडरेट लेवल पे रखूंगा एज एस्पिरेंट में देखता हूँ तो पर लगता है। The use of UAVs, that is unmanned aerial vehicles, by our adversaries across the borders to ferry arms, ammunition, drugs, etc. Oh, तो यूएवी के यूज से किस तरह से जो ड्रग्स हो गए या आर्म्स एम्यूनिशन हो गए उसको किस तरह से बॉर्डर क्रॉस कराया जाता था। इट इज ए सीरियस थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, यस इट इज। कमेंट ऑन मेजर्स बीन टेकन, तो इसके बारे में आपको लिखना है यूएवी के थ्रू जो किस तरह से बॉर्डर से पार कराया जा रहा है ड्रग्स वगैरह, तो आई थिंक रिलेटेबल था। फिर मॉडरेट लेवल पे रखूंगा जो यूपीएससी एस्पिरेंट के क्या क्या मेजर्स हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो यूएवी के थ्रू हो रहा है उसको, क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोकने के लिए किस तरह से मॉनिटरिंग की जाए, या फिर किस तरह से उस चीज को टेक्नोलॉजी को लाके यूएवी डिटेक्टिंग डिवाइसेस लगाए जाए, तो ये सारी चीज लिख सकते थे। मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल, examine the methodology adopted to compute unemployment to in the country and suggest improvements। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो समझाते स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मतलब कि जॉब्स अवेलेबल तो हैं पर शायद सही टाइम पे, जैसे जॉब्स अवेलेबल हैं पर शायद वर्कर्स के पास इतनी स्किल ना हो कि उस जॉब को ले पाए, या फिर शायद जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं वहाँ पे स्किल्ड पॉपुलेशन वर्कर पॉपुलेशन ही जॉब्स मान के चलो इस सिटी के इस एरिया में, और अधिकतर पॉपुलेशन जो लेबर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में। तो ये सारी चीजें थी जो आप मेंशन कर सकते थे स्ट्रक्चरल में। क्या क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड है, कंप्यूटर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कंप्यूट किया जाता है हमारे कंट्री में, उसके मेजर्स थोड़े से मॉडरेट लेवल पे इस क्वेश्चन रखूंगा। जो इसमें ये मेथोडोलॉजी की बात कर गई कुछ स्टूडेंट्स को ये थोड़ी डिफिकल्ट लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी क्या होता है, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी क्या होता है। केयर इकोनॉमी हम सबको पता है, दैट इज किस तरह से इमोशनल केयर या फिर फिजिकल केयर या मेंटल केयर ये सब प्रोवाइड किया जाए। और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी तो एवरीथिंग अबाउट मनी, उसमें केयर का कुछ वैल्यू नहीं है मनी का। हाउ केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थ्रू ह्यूमन एम्पावरमेंट, दैट इज। अब ये देखिए इसमें किस तरह से जोड़ा गया क्वेश्चन को, कैसे केयर इकोनॉमी जो है दैट इज उसको मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में लाया जाए थ्रू ह्यूमन एम्पावरमेंट। तो देखिए जो भी वुमेन्स होते हैं वो केयर इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एंड दे कैन उसको कैसे बढ़ाया जा सके, और उससे क्या होगा कि वुमेन को एम्पावरमेंट भी होगा, और जो मोनेटाइज्ड इकोनॉमी मनी की नीड है वुमेन की वो भी पूरी होगी, उनको वर्क एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये सब चीज आप कनेक्ट करके लिख सकते थे, पर इट्स स्टिल थोड़ा मॉडरेट लेवल पर। Explain the changes in cropping pattern in India in the context of changes in consumption pattern in marketing condition। I think easy question। क्रॉपिंग पैटर्न की चेंजेस को डिस्कस करना है आपको, चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशंस। ऑब्वियसली क्रॉपिंग पैटर्न तो ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट रहेगा, मार्केटिंग और कंजम्पशन पैटर्न्स पे। अगर लोग प्रिफर करने लगेंगे ये वेजीज तो फिर किसान फ्रूट्स क्यों उगाएंगे, वो तो वेजीज उगाएंगे ना। तो आप इसमें क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्कस कर सकते थे, किस तरह से चेंज हो रहा है हमारे क्रॉपिंग पैटर्न। एक टाइम था जब राइस वीट था, अभी भी राइस वीट डोमिनेटेड है, पर धीरे धीरे लोग प्रोटीन की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर आप जैसे देखो तो जो मैन्युफैक्चर्ड फूड्स की जो डिमांड है वो कैसे कैसे बढ़ रही है, तो लिख सकते थे आप इस पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट what are direct and indirect subsidies provided to farm sector in India? Discuss the issues raised by WTO in relation to agriculture subsidy। तो फार्म सब्सिडीज के बारे में है, आई थिंक ये भी लिखना था। डायरेक्ट सब्सिडी हम सब जानते हैं जो कैश के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि एक इनिशिएटिव थे उसके थ्रू 6000 रुपीज सीधा गवर्नमेंट अकाउंट में जा जाता है फार्मर्स का, दैट इज डायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट सब्सिडी जैसे हो गई सीड होगी, सीड की प्राइस होगी, या फर्टिलाइजर की प्राइस होगी, जब आप खरीदने जाओ तो उसमें कुछ डिस्काउंटेड मिल जाए थ्रू सब्सिडी, उसमें उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, दिस इज इनडायरेक्ट सब्सिडी।
तो ये दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते थे। और WTO में तो खैर जानते हैं सब्सिडी से ये इशूज रहता है कि सब्सिडी की वजह से इंडिया की जो वर्ल्ड लेवल पे जो कंपटीशन होता है एग्रीकल्चर का उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। WTO के इशूज तो सब जानते हैं। इट वाज राइटेबल, मैं इसी लेवल पे रखूंगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये तो हमेशा से न्यूज में था, आई थिंक प्रीवियस ईयर्स में भी ये न्यूज में है। आप आंसर राइटिंग सब फेम सीम फेम टू सीम ये सब फेम इंडिया टू सीम में सब मेंशन किया। फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो हमेशा से न्यूज में है ही। और is rapidly growing in worldwide. How do electric vehicles contribute to reducing carbon emission and what are their key benefits they offer compared to traditionally combustion engine vehicles? तो इजिली राइटेबल से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। साउंड नहीं होता है, जो इमिशंस जो होते हैं जैसे कार्बन नॉर्मल पेट्रोल और डीजल इंजन से होते हैं वो चीज़, ये सब इमिशंस नहीं होता है। ये सारी चीज़ आप लिख सकते थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी लिखने लायक इसमें। सबको पता है कि क्या क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कम्बशन इंजन। आप इसमें दोनों सीम को भी मेंशन कर सकते थे, फेम टू सीम्स। इजिली राइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ इंडियाज थर्ड मून मिशन? ओके, चंद्रयान 3 के ऊपर भी क्वेश्चन आ ही गया एज एक्सपेक्टेड। और ये क्वेश्चन तो चंद्रयान 3 के ऊपर मैंने डिटेल एक मेंस आंसर राइटिंग की मैंने भी कराई थी जो क्वेश्चन, उसमें चंद्रयान 3 के ऊपर और एक इसरो के ऊपर, दोनों के ऊपर मैंने डिटेल्ड में बनाया था, एक दो क्वेश्चन कराए थे। तो आई थिंक वहाँ से मेरे से भी एक क्वेश्चन चलवाया था मेरे मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से भी। सो ज़्यादा वीडियोज है नहीं उसमें, पर फिर भी ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, सबको पता था चंद्रयान के बारे में, तो इजिली राइटेबल था ये। उसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस द सब सिस्टम्स क्या क्या थे वो आपको लिखने थे इन द स्क्रिप्ट स्पेसक्राफ्ट में। वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर के बारे में लिखना था। आई थिंक जो भी चंद्रयान को डिटेल में पढ़ा होगा उसको सबको पता होगा, आई थिंक सबको पता होना चाहिए। तो इट वाज राइटेबल। 17, comment on the national wetland conservation program, okay, initiated by government of India and name a few wetland of international importance included in Ramsar sites. इंडिया के क्या वेटलैंड है, नेशनल वेटलैंड कंजर्व क्यों वेटलैंड को कंजर्व कर क्या कंजर्व करना क्यों करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स लिखने थे कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर। बात हुई कुछ नाम लिखने हैं वेटलैंड्स के, तो सब जानते हैं, कैसे कोइलदो नेशनल पार्क राजस्थान में, जो सुंदरबंस हो गया, कि भितकर्णिका हो गई, रुद्र सागर हो गया, कोल्लेरू, उलर, ये सब तो इजी एग्जांपल्स हैं, आप बहुत सारे इसमें लिख सकते थे नाम। तो स्टिल आई विल कीप इट ऑन इजी वन, ये आसान क्वेश्चन था लिखने लायक था। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC हैज प्रेडिक्टेड ए ग्लोबल सी लेवल राइज बाय 2100, ठीक है। व्हाट विल द इंपैक्ट ऑफ इंडिया एंड द अदर कंट्रीज इन इंडियन ओशन रीजन? सी लेवल राइज का क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पे? आई थिंक ये तो इजिली राइटेबल है। एक अच्छे यूपीएससी स्टूडेंट ये सब आंसर्स पे फ्लो करके निकलेगा तैयार के आराम से। क्या हो सकता है, जैसे कोस्टल फ्लडिंग हो सकती है, कोस्टल इरोजन्स हो सकते हैं, जो जैसे कोस्टल एरियाज में राइस की प्रोडक्शन हो रहा है वो फ्रेश वाटर से मैरीन हो जाएगी तो वो प्रोडक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें थे लिखना, काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इस चीज़ पर। कोस्टल सबमर्जेंस की प्रॉब्लम है, जो कोस्ट में हमारा उतना सारा कंस्ट्रक्शन हो गया है वो सब चीज़ हो गया, जो कोस्ट मतलब सबमर्जेंस कोस्टल सबमर्जेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी चीज़ इजिली राइटेबल था, लिख सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आज, व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया? क्या ही बोलूँ मैं, इसमें सब कोई लिख सकता है। गिव आउट द रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टास्क टू काउंटर सच थ्रेट्स। इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंडिया में? इंसर्जेंसी आप लिख सकते हो, इसमें साइबर क्राइम है, रिलीजन के बारे में कुछ लिख सकते हो। ये सब तो क्या सिंपली इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ही है, और उसको काउंटर करने के लिए क्या साइबर क्राइम को कैसे काउंटर करेंगे, इंसर्जेंसी को काउंटर करेंगे, बस वो सब लिखना था कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क्या रोल है। तो आई थिंक दिस वाज राइटेबल, इजी वन दिस वाज आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th नंबर इज, गिव आउट द मेन सोर्सेस ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया। टेरर फंडिंग के क्या क्या मेन सोर्सेस है? मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह लिख सकते हो, हवाला लिख सकते हो, लॉन्ड्रिंग दैट इज हवाला, और काफ़ी सारे हैं। इनडायरेक्ट फंडिंग की बात करें तो जो वो लोग ड्रग रैकेट्स चलाते हैं, या फिर जो भी ये सब का जो क्रॉस बॉर्डर जाती है ड्रग्स वगैरह, उससे जो पैसे कमाते हैं वो सब फंडिंग में यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। और आप इसमें इन द लाइट ऑल्सो डिस्कस द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नो मनी फॉर टेरर, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रिसेंटली, ये हो गया। और इसमें देखो एफर्ट्स की बात की तो एफर्ट्स पे एफर्ट वगैरह को, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह को डिस्कस कर सकते थोड़ा थोड़ा। तो राइटेबल था।
तो ओवरऑल जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। क्वेश्चन वाज इजी टू मॉडरेट, सम क्वेश्चंस वाज इजीली राइटेबल। जैसे कि बात की यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग की क्वेश्चन है, एमएसएमई की क्वेश्चन है, या फिर अब देखो ई टेक्नोलॉजी जो फार्मर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, डैम ऑयल पोल्यूशन हो गया, उसके बाद आप देख लो यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न पे क्वेश्चन था, डब्ल्यूटीओ सब्सिडीज पे क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे क्वेश्चन थी, इसमें से नीचे के 3-4 और वेटलैंड पे क्वेश्चन था, सी लेवल राइज पे क्वेश्चन था, इंटरनल सिक्योरिटी के पे क्वेश्चन थे, टेरर फंडिंग में क्वेश्चन थे। इजीली क्वेश्चन से लिखने लायक है, जो भी एक अच्छा यूपीएससी एस्पिरेंट लिख सकता है। कुछ क्वेश्चन में थोड़े थोड़े क्रिस्प्स थे जो कि थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं लिखने में, पर स्टिल इट वाज इजीली डूएबल। आई थिंक एक अच्छा यूपीएससी स्टूडेंट इस पे लिख सकता था, इजी टू मॉडरेट में बोलूंगा क्वेश्चन, राइटेबल था। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको लगता है कि इसमें डिटेल्ड मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा हर एक क्वेश्चन पे, तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बना दूंगा। सो थैंक यू।